जय हिंद सभी साथियों को। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अर्थशास्त्र की ये सीरीज़ हमारी चल रही है। इसमें आज की जो कक्षा है वो अर्थव्यवस्था और उसके विभिन्न अंगों पर होने वाली है। कल हमारी जो कक्षा थी वो थी अर्थशास्त्र का एक सामान्य परिचय, जिसमें हमने बताया था कि अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग किया जाता है। इसके बाद में एडम स्मिथ भाई साहब हमारे आए थे। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी 1776 में, जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशंस। ठीक है, इस इंक्वायरी जो वो पुस्तक थी, इसमें इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। ठीक है, तो आज की जो कक्षा है वो होने वाली है हमारी अर्थव्यवस्था और उसके विभिन्न अंग। देखिए, अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी क्या होती है? अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी क्या होती है? अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूँ। अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी क्या होती है कि आर्थिक सिद्धांतों और नियमों की वास्तविक परख या व्यवहारिक प्रयोग अर्थव्यवस्था कहलाता है। कि आर्थिक जो सिद्धांत थे, जैसे हमने कल एक सिद्धांत पढ़ा था, ठीक है, कीमत सिद्धांत है, तो उस सिद्धांत वो जो सिद्धांत थे उनकी व्यवहारिक परख जो होती है या व्यवहारिक प्रयोग जो किया जाता है उस वो अर्थव्यवस्था होता है। ये तो है सामान्य बात की आर्थिक सिद्धांत और नियम, ठीक है, नियम, कई नियम होते हैं अर्थशास्त्र में, उन नियमों को हम व्यवहारिक रूप में प्रयोग करते हैं तो उसे अर्थशास्त्र कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं, सॉरी। अब देखिए, ये एक किताबी जो भाषा आती है वो क्या है? किसी देश को उसके समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करना। किसी देश को, अगर हम एक देश है उसको उसकी आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो वह एक अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था कई प्रकार की होती है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होती है, विकसित अर्थव्यवस्था होती है, विकासशील अर्थव्यवस्था होती है, खुली अर्थव्यवस्था होती है, बंद अर्थव्यवस्था होती है ना। तो वो चीज़ें होती हैं। चलिए, इसके बाद देखिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की बात करूँ तो ये एक प्राइमरी क्षेत्र आता है, प्राथमिक क्षेत्र, एक द्वितीयक क्षेत्र आता है, एक तृतीयक क्षेत्र आता है, एक चतुर्थक क्षेत्र आता है और एक पंचम क्षेत्र आता है। ठीक है, जो एनसीईआरटी कक्षा जो 8 है उसमें 3 दिए गए हैं। उसके बाद में शायद 11 और 12 में ये चौथा और पांचवा भी दिया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्या होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी यानी कि पहला, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में लिया जाता है। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? तो प्रकृति से हमें सीधे प्राप्त होते हैं। प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधन हमारे कच्चे माल के रूप में, कच्चे माल नहीं, ये उत्पाद के रूप में प्राप्त होंगे, यानी कि मुख्य उत्पाद ही वो जो प्राप्त माल होगा वो मुख्य उत्पाद होगा। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्राप्त हो गया वो मुख्य उत्पाद ही होगा, जैसे कृषि। ठीक है, वानिकी आमतौर पर जैसे बाग बगीचा लगाना, ये वानिकी होती है। ठीक है, खनन यानी कि खनन जिसे हम कह सकते हैं। खनन क्या होता है? जैसे हमें खदानों से कोयला मिला, वो उत्पाद है, मुख्य उत्पाद है हमारा। ठीक है, मछली पालन, जल से मछली मिल गई। इसके बाद देखिए द्वितीयक क्षेत्र। अब प्राइमरी क्षेत्र में तो मुख्य उत्पाद था जो हमने खनन कर लिया या हमने कृषि कर ली, वो मुख्य उत्पाद है। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को कच्चे माल के रूप में लेता है, यानी कि इन जो उत्पादों का, ये जो हमारा कच्चा माल था, जो हमारा मुख्य उत्पाद था प्राइमरी क्षेत्र में, उसको ही ये नया बना देंगे। ठीक है, जो प्रोडक्ट हमें प्राइमरी सेक्टर में जो हमें प्राप्त हुआ था उसको ये थोड़ा उस पर काम करके नया बना देंगे। जैसे चमड़ा, गाय से चमड़ा प्राप्त हुआ, ये प्राकृतिक है, और चमड़े से इन्होंने जूते बना दिए, है ना। जैसे खनन, कोयला प्राप्त हुआ, कोयले से क्या हुआ कि जैसे एक आपने कहावत सुनी थी, कोयले से हीरा बनाया जाता है ना, उस प्रकार से। वानिकी में देखिए, जैसे फूल उगाए, फूलों से इन्होंने सेंट बनाया, सेंट, इत्र, है ना। वानिकी क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र ये कहलाता है। देखिए, इसके अंतर्गत विनिर्माण, एक तो निर्माण और एक होता है विनिर्माण, ये दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। गैस, जल, विद्युत आपूर्ति संसाधन, जैसे गैस, जल, विद्युत आपूर्ति संसाधन, ऐसे। ठीक है, विद्युत आपूर्ति जो होती है ये इसी में आता है। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद देखिए तृतीयक क्षेत्र क्या होते हैं? तृतीयक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र कहलाती है, यानी कि इसमें सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर कहते हैं इसे। चलिए, विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती है। अर्थात तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है कि जो तृतीय क्षेत्र में जो मतलब जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेक्टर होता है उसको जो सेवाएं प्रदान की जाती है, जैसे कि कच्चा माल को नया माल बनाने के लिए जो सेवा प्रदान की जाती है या जो प्रदान की जाती है, जैसे कि हमने प्राथमिक क्षेत्र में जो प्रोडक्ट प्राप्त किया है उसको प्राप्त करने के लिए जो भी सेवाएं प्रदान होती है वो होती है। ठीक है, जैसे उनके जो प्राप्त तैयार माल को कहीं लेकर जाना है, ठीक है, संचार, परिवहन, भंडारण, वो ये सेवा क्षेत्र देगा। व्यापार, होटल और रेस्तरां, जैसे कि हमने अनाज उगाया, अनाज के बाद में उसको आटा वगैरह बनाया और वो आटा जो है वो कहीं होटल में चला गया,
तो वो होता है होटल, व्यापार और रेस्तरां के माध्यम से, ठीक है। व्यापार इसी के माध्यम में आता है। बैंकिंग, बीमा, वित्तीय सेवाएं कि किसान को कोई लोन वगैरह देना, है ना। लोक प्रशासन, प्रतिरक्षा, यानी कि जैसे हम कहते हैं कि किसी भी जैसे कोई प्राकृतिक आपदा होगी तो सरकार मुआवजा वगैरह देती है, ठीक है। चिकित्सा एवं रियल एस्टेट, रियल एस्टेट होता है जैसे बेसिकली हम कह सकते हैं कि ज़मीनों का खरीदना बेचना करना, ठीक है। ये चिकित्सा आप जानते हैं। ये तृतीय क्षेत्र में आता है। चतुर्थ का क्षेत्र में ज्ञान संबंधी सेवाएं प्राप्त की जाती है, उच्च सेवा होती है ये, ठीक है। ज्ञान संबंधी सेवाएं इसमें। चतुर्थ क्षेत्र में क्या होता है कि संबंधित गतिविधियों से मुख्य सूचना संग्रहण, सूचना अध्ययन, विश्लेषण, आवश्यकता अनुसार सूचना को प्रस्तुत करना, ठीक है। अब देखिए सूचना संग्रहण यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त होगी उसको कलेक्शन करना, इन्फॉर्मेशन कलेक्शन इसे कहते हैं। सूचना का अध्ययन करना, जो सूचना है उसको अध्ययन करेंगे, पूरी अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, उसका विश्लेषण करना यानी कि उसको पूरी तरह से जांचेंगे कि हाँ ये क्या है, ठीक है। आवश्यकता अनुसार सूचना को प्रस्तुत करना कि अगर वो सूचना जो है वो उपयोगी है तो उसको प्रस्तुत करेंगे, अनुपयोगी सूचना को प्रस्तुत नहीं की, जो अनुपयोगी सूचना है उसको प्रस्तुत नहीं किया जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या होता है कि विशेषीकृत ज्ञान, इनके एक विशेष ज्ञान होता है। तकनीकी कौशल, प्रबंधक कौशल, विश्लेषणात्मक समझ, यानी तकनीकी कौशल कैसे, जैसे हमने ट्रैक्टर लिया, ठीक है। ट्रैक्टर के साथ जैसे आजकल नए नए हल और इलेक्ट्रिक जो हल आ रहे हैं या इलेक्ट्रिक जो अपने कह सकते हैं कि जो यंत्र आ रहे हैं खेती के लिए या किसी खनन के लिए, है ना, या मछली पकड़ने के लिए कोई यंत्र आ रहा है या नए नए जो उपयोग हो रहे हैं वो इसी में आएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ज्ञान संबंधी सेवाएं, इनके नए नए प्रयोग किए जाना, नए नए प्रयोग किए जाना इसमें आते हैं। विशेषीकृत ज्ञान यानी कि विशेष ज्ञान होना चाहिए। प्रबंधन कौशल होना चाहिए। प्रबंधन क्या होता है, प्रबंधन होता है कि किसी चीज़ की व्यवस्था को मतलब पूर्ण रूप से एक व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करना, वो होता है प्रबंधन, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए पंचम क्षेत्र क्या होता है। पंचम क्षेत्र में उच्च किस्म यानी कि गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स, गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल क्या होते हैं, उच्चतम किस्म आ जाती है, बिल्कुल उच्चतम, बिल्कुल ऊपर के ऊपर चला जाता है, ठीक है। इसमें अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ यानी कि मतलब कह सकते हैं कि PhD होल्डर, ठीक है। ऐसे ऐसे बंदे आते हैं, मतलब इनको अपने क्षेत्र का पूरा पूरा ज्ञान होता है, इतना ज्ञान होता है कि अपने क्षेत्र के बारे में A से लेकर Z तक सब बता सकते हैं। वस्तु मुख्यतः क्या है कि ये उच्चतम स्तर के सरकारी अधिकारी, विभिन्न व्यवसायों के उच्च प्रबंधक, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, वित्तीय प्रबंधक, कानूनी सलाहकार इसमें आते हैं, ठीक है। जैसे कि सरकारी अधिकारी आ जाता है, ठीक है। कानूनी सलाहकार आ जाता है, जैसे हम लीगल एडवाइज़र कह देते हैं। सरकारी अधिकारी जैसे हम सेक्रेटरी कह दिया किसी को। विभिन्न व्यवसाय के उच्च प्रबंधक यानी CEO, ठीक है। अब आप मेरे को कमेंट में CEO की फुल फॉर्म बताओ, ठीक है। वैज्ञानिक, शोधकर्ता, रिसर्चर, वित्तीय प्रबंधक यानी किसी बैंक वगैरह का जो अपने मैनेजर होता है उसको कहते हैं, है ना। चलिए अब है अर्थव्यवस्था का स्वरूप या वर्गीकरण कह सकते हैं इसको। राज्य के आधार पर अर्थव्यवस्था कैसी होती है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, 3 प्रकार की होती है, ठीक है। मैं समझाऊंगा आगे चलकर को। चलिए विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर कृषि क्षेत्रीय, उद्योग क्षेत्रीय या सेवा क्षेत्रीय, ये भी हमने पीछे पढ़ा है। नियोजन के आधार पर योजनाबद्ध और गैर योजनाबद्ध, विकास की अवस्थाओं के आधार पर विकसित, विकासशील, अल्प विकसित। इसके अलावा देखिए 2 प्रकार की और बच की है। शेष विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पर खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। इस खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था को तो मैं अभी समझा देता हूँ कि देखिए अगर आप विश्व की अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई जैसे मान के चलिए एक ये अर्थव्यवस्था है साथ में, ठीक है। एक अर्थव्यवस्था ये है और एक ये है। अगर ये विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ समझौता कर लेती है या मतलब अर्थव्यवस्थाओं के साथ मिलकर काम करती है तो ये तो होती है खुली अर्थव्यवस्था, यानी कि यहाँ की अर्थव्यवस्था इसके साथ और यहाँ की अर्थव्यवस्था इसके साथ, ठीक है, इनके साथ मिलकर काम करती है तो ये तो है खुली अर्थव्यवस्था। अगर इसका इन सभी अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई जैसे कनेक्शन है ही नहीं, यहाँ पे कोई कनेक्शन क्या नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो ये है बंद अर्थव्यवस्था, अपने आप में सिमट कर रह गई है, ठीक है। ये तो ऐसा हो गया। दूसरा क्या देखिए आगे इसमें है निर्भरता के आधार पर। निर्भरता के आधार पर कैसा रहेगा, निर्भरता के आधार पर देखिए इसमें आत्मनिर्भर, आश्रित और ये क्या है परस्पर निर्भर, ठीक है। एक दूसरे पर निर्भर, आश्रित सिर्फ एक पर आश्रित, दूसरा होता है आत्मनिर्भर यानी कि स्वयं पर आश्रित, ठीक है। इसमें देखिए पहली हम बात करेंगे राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ द रोल ऑफ स्टेट और एंड गवर्नमेंट, ठीक है। राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर देखिए पहली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। एक बार मैं स्कूल में गया था तो कक्षा में एक बच्चे ने मेरे से सवाल पूछा था कि सर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती क्या है।
ठीक है। तो देखिए अब मैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझाऊंगा इस चीज़ को। पूंजीवादी क्या होती है? देखिए जिस अर्थव्यवस्था का उत्पादन साधनों, जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है। निजी क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, कि प्राइवेट व्यक्ति होगा उसका निजी स्वामित्व होगा उस पर, ठीक है। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। यानी कि पैसा एक निजी व्यक्ति लगाएगा, उत्पादन एक निजी व्यक्ति करेगा, वितरण निजी व्यक्ति करेगा, और जो लाभ होगा वो भी उसी व्यक्ति को होगा, निजी व्यक्ति को। इसमें देखिए आगे और एक चीज़ देखिए, सरकार की भूमिका न्यूनतम होती है। सरकार की भूमिका न्यूनतम होती है वस्तुओं और सेवाओं के वितरण में। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक, ये एडम भाई साहब फिर आगे, अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में सरकारी अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया है। ये अहस्तक्षेप की नीति क्या होती है? अब देखिए इसके अनुसार वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन तथा वितरण प्रक्रिया में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए एवं यह कार्य बाजार की शक्तियों अर्थात मांग व पूर्ति के द्वारा किया जाना चाहिए। यानी कि जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, वितरण होता है, उस प्रक्रिया में सरकार दूर ही रहे तो अच्छा है, ठीक है। ये निजी व्यक्ति को करना चाहिए काम। यह कार्य बाजार की शक्तियों अर्थात मांग व पूर्ति के द्वारा किया जाना चाहिए, कि जैसे ही मांग होगी उसकी पूर्ति करवा दी जाएगी, ये ठीक है। चलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, उम्मीद है नहीं भूलोगे अब तो। क्या होती है? निजी संपत्ति का अधिकार हो जाता है व्यक्ति को, ठीक है। मूलतः देखिए संपत्ति का अधिकार, ये संपत्ति का जो अधिकार है, मैं आपको अब थोड़ा सा संविधान की तरफ लेके चलता हूँ। संपत्ति का अधिकार, पहले मूल संविधान में क्या था कि संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 इसमें संपत्ति का अधिकार पाया गया था, ठीक है। और संविधान में, मूल संविधान में 7 अधिकार थे, तो उनमें से क्या हो गया कि संपत्ति के अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार बना दिया गया है इसको, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था उसके तहत, ठीक है। चलिए अधिकतम लाभ का उद्देश्य, यानी कि देखिए प्राइवेट व्यक्ति कोई भी काम करेगा तो वो लाभ के उद्देश्य से ही करेगा, और वो एक गुणवत्ता भी अच्छी देगा वो, है ना। आर्थिक स्वतंत्रता, के किसी भी व्यक्ति को अपने आर्थिक कार्यों को करने की स्वतंत्रता चली जाएगी। प्रतियोगिता की स्थिति, यानी कि एक कंपनी, अगर जैसे आप मोबाइल की बात करें तो एक कंपनी शुरुआत में, जैसे रिलायंस की मैं बात करूँ, रिलायंस की मैं बात करूँ तो रिलायंस क्या था? पर रिलायंस को कोई नहीं जानता था, ठीक है। रिलायंस कंपनी एक ऐसी कंपनी थी जो सिम वगैरह चलाती थी, और सिम उसकी कुछ अच्छी नहीं चली। उसके बाद में इन्होंने एक जियो नाम से एक सिम लॉन्च की, और आजकल तो मैं नहीं मानता कि किसी भी फ़ोन में जियो की सिम नहीं होगी, है ना। तो ये चीज़ प्रतियोगिता होती है, दूसरी कंपनियों के साथ प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा। मांग व पूर्ति का महत्व, अब ये जो प्राइवेट कंपनी होती है मांग व पूर्ति का महत्व समझती है। पहले क्या करती है? मांग को क्रिएट करती है, मांग को ये क्रिएट करती है। उसके बाद में जब वो मांग पूरी तरह से हावी हो जाती है तब उसकी पूर्ति करना स्टार्ट कर देती है ना। चलिए वस्तुओं और सेवाओं की विविधता व गुणवत्ता, ये देखिए मैंने पहले बताया था कि वस्तु गुणवत्ता देंगे। चलिए देखिए मैंने इसको आपको पहले ऊपर भी एक बताया है कि गुणवत्ता देंगे। अगर प्राइवेट कंपनियों के हाथ में किसी भी वस्तु का निर्माण चला जाए तो वो गुणवत्ता देंगे, क्योंकि उनको प्रतिस्पर्धा करनी है दूसरी कंपनियों के साथ, ठीक है। इसलिए विविधता भी होगी, गुणवत्ता भी होगी। जैसे राज्य सरकार के हस्तक्षेप का अभाव, हस्तक्षेप की नीति को कहा जाता है लेजल फेयर, ठीक है। हस्तक्षेप की नीति को कहा जाता है लेजस फेयर। और इसका क्या कहा था, किस व्यक्ति ने कहा था ऐसा हस्तक्षेप की नीति? किसने कहा था? एडम स्मिथ ने, ठीक है। चलिए राज्य समाजवादी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था का विचार देने वाला एक व्यक्ति था जर्मनी का कार्ल मार्क्स, जर्मनी का एक दार्शनिक था ये व्यक्ति, ठीक है। इसको कहते हैं स्टेट और सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। राज्य अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण सरकार का पूर्ण स्वामित्व पाया जाता है, ठीक है। इसमें उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, कीमत सब सरकार तय करती है। आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं। केंद्रीकृत नियोजन अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था, ठीक है। सरकार पूरी तरह से काम करेगी भाई, इस पर पूरा जो काम है वो सरकार का रहेगा, ठीक है। इसमें देखिए ये दो प्रकार की होती है, एक तो समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था। ये दोनों क्या होते हैं देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सभी नागरिकों को वस्तुओं और सेवाओं का समान वितरण किया जाएगा। ये समाज है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत है वस्तुओं और सेवाओं का मतलब कह सकते हैं कि पूरी तरह से सभी को समान वितरण दिया जाएगा। और साम्यवादी क्या कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी कार्य क्षमता के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का वितरण दिया जाए। क्षमता, आवश्यकता, दो बातें होती है इसमें, क्षमता और आवश्यकता। जैसे एक तो क्षमता अनुसार, एक आवश्यकता अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का वितरण किया जाए, ठीक है। इसके बाद देखिए राज्य
कि समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। पहली चीज़, उत्पादन पर सामूहिक स्वामित्व, उत्पादन पर सामूहिक स्वामित्व, ठीक है। केंद्रीकृत नियोजन, यानी नियोजन जो होगा, यानी कि नियोजन क्या होता है, पहली चीज़ तो आप मेरे को ये बताइए कि नियोजन होता क्या है। नियोजन क्या होता है? नियोजन एक प्लान होता है, प्लान, ठीक है। प्लान किस प्रकार से प्लान होता है कि एक सरकार कोई प्लान बनाती है, ठीक है, उस पर अधिकार जो होता है वो केंद्र का होता है। यानी कि जैसे हमने कह दिया लोक नियोजन कह सकते हैं हम, लोक नियोजन नौकरियों के संदर्भ में जो प्लान बनाए जाते हैं कि नौकरियां किस क्षेत्र में कितनी नौकरियां होंगी, उन नौकरियों में कितने हमने जैसे क्या क्या उसमें क्वालिफिकेशन रखनी है, कितने लोगों को रखना है, कितने प्रशिक्षित रखने हैं, है ना, अर्धकुशल कुशल जैसे भी होता है उनको वेतन कैसे देंगे या कुछ, ये होता है नियोजन, ठीक है। आर्थिक विषमताओं की कमी, इसमें क्या है, आर्थिक विषमता नहीं रहती, यानी कि जो क्या कह सकते हैं, विषमताएं, असमानताएं होती हैं, विषमताएं बेसिकली असमानताएं नहीं रहती आर्थिक में। वर्ग संघर्ष में समाप्ति, इसमें कोई भी वर्ग नहीं होता, क्यों, सरकार होती है, सरकार का कोई वर्ग नहीं होता, आपको पता है। राज्य व सरकार की व्यापक भूमिका, राज्य एवं सरकार की व्यापक भूमिका। देखिए राज्य जो होता है ना, राज्य का अर्थ वैसे सरकार ही होता है। यहाँ पर भूगोल में राज्य का अर्थ आप एक बाउंड्री से लगा सकते हैं, लेकिन राजनीति और अर्थशास्त्र जो समाजशास्त्र, जो तीन चीज़ें होती है, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र या प्रशासन, जो हम एक लोक प्रशासन नाम का सब्जेक्ट लगता है, इसमें राज्य का अर्थ सरकार से ही लिया जाता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिसमें आपको इसको ऐसे समझिए कि एक तो प्राइवेट है और एक गवर्नमेंट है, ठीक है। ये दोनों परस्पर मिलकर काम करेंगे, सहयोग की नीति। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी व सरकार परस्पर सहयोग से कार्य करते हैं। उत्पादन तथा वितरण का लाभ का परस्पर वितरण कर लिया जाता है। आलियो मतलब सरकार कोई काम कैसी, ठीक है, या सरकार को कोई प्लान बनाना है, बना दियो, सरकार प्लान बना दियो, पूंजीवादी कहते हैं हाँ मार लो प्लान, यहाँ क्या है मारते होते को मशीनरी मार्कन है, प्लान थारकन है, पीसो थे लगाओ, मैं लगावा, दोनों कट्ठो पीसो लगाऊंगा, है नहीं। चलो वो पैसे लगाएंगे, पैसे लगाने के बाद में क्या होता है, सरकार और जो कंपनी है वो एक दूसरे के साथ पैसे लगाती है, ठीक है। एक परियोजना खड़ी करती है, जैसे मैं कहना चाहूँगा, एक परियोजना है सरकार की, तेल के कुएं जहाँ से तेल निकाला जाता है, बाड़मेर में है एक OENGC, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, OENGC, ठीक है। इसमें क्या होता है कि OENGC एक कंपनी तो तेल निकालती है, लेकिन उस निकले हुए तेल पर सरकार का 52% हिस्सा है। अब आपको समझ में आ गया। जैसे देखिए, निर्णय समाज कल्याण व आर्थिक लाभ को ध्यान में रखकर लिया जाता है कि कहाँ पर क्या करना है भाई साहब, इसका निर्णय उसी समय होगा जब वहाँ के समाज कल्याण और आर्थिक लाभ नीति को ध्यान में रखा जाए। चलिए, इसके बाद देखिए, कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों की जिम्मेदारी केंद्र व राज्य सरकार की होती है। महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों की जिम्मेदारी सरकार की होती है। महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र जैसे कि तेल के कुएं, खनिज जो होते हैं, खनिज, उन पर केवल केंद्र सरकार का हक होता है, ठीक है। ऐसे बाकी आर्थिक गतिविधियों को बाजार व निजी समूहों के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं देखिए, राज्य सरकार, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, यानी साथ साथ अस्तित्व चलेगा, सरकारी भी चलेगी, निजी भी चलेगी, दोनों का विकास संभव है। आर्थिक नियोजन, यानी कि आर्थिक अभी मैंने बुलाया था, प्लान क्या होते हैं, सरकार की नियामक भूमिका, यानी कि नियम सरकार के रहेंगे भाई, नियम सरकार के रहेंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है, ये विशेषता होती है इसमें। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है क्योंकि राज्य सरकार के पास पूंजी व संसाधनों का अभाव है, आपको पता है। निजी क्षेत्र के पास उपलब्ध पूंजी, उन्नत तकनीक व प्रबंधन क्षमता, निजी क्षेत्र के पास भाई पैसे बहुत हैं, पैसे हैं उनके पास, टेक्निक है उनके पास, और प्रबंधन क्षमता, यानी कि उनका बहुत ही अच्छा, जो अपने कह सकते हैं कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के भार को कम करने के लिए, ताकि राज्य आवश्यकता अनुसार अवसंरचनात्मक ढांचे का विकास, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का संचालन कर सके। यानी कि सरकार को क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र का एक बहुत मतलब राज्य जो है, सरकार जो है, उनके पास बहुत काम होते हैं, ठीक है, जिसमें लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाना, है ना, यानी कि लोगों के लिए भी काम करती है वो, सरकार के लिए फंड भी जमा कर देती है, लोगों के लिए, जैसे वो जहाँ से फंड आया वहाँ से लोगों के लिए भी अरेंज करना होता है। तो अगर सरकार और निजी क्षेत्र जो अगर साथ मिल जाएंगे, सरकार और निजी क्षेत्र अगर साथ मिल जाएंगे, तो सरकार को एक तो आधा काम तो ये हो गया कि उद्योग धंधे ये संभाल लेंगे अपने आप, अपने को क्या है, अपने को सिर्फ निरीक्षण करना है इनका, है ना, जो मांगेंगे वो दे देंगे।
माफ़ी चाहूँगा, ये पीछे थोड़ा आवाज़ आएगी आपको, क्योंकि अब हम किसी को बंद नहीं करवा सकते यहाँ पे हैं। चलिए, नागरिकों को गुणवत्ता युक्त वस्तुओं की पहुंच सुनिश्चित करवाने के लिए, यानी कि गुणवत्ता युक्त वस्तुएं जो है वो निजी क्षेत्र, मैंने आपको पहले ही बताया है कि गुणवत्ता तो मिलेगी भाई। अगर निजी क्षेत्र कोई काम कर रहा है तो उसमें गुणवत्ता ज़रूर मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि प्रतिस्पर्धा दूसरी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करेंगे। अगर एक व्यक्ति है, जैसे मैं आपको मान के चलूँ, एक बिस्किट का एक पैकेट आया है, अगर उस बिस्किट के पैकेट में अगर कोई भी कंपनी है वो अपने बिस्किट को थोड़ा सा कम मतलब अच्छा बनाए तो उसका बिस्किट कोई नहीं लेगा, दूसरी कंपनी बाजी मार जाएगी। अगर ऐसे ही कोई सिम है, अगर आपको मैं कह देता हूँ कि फ़ोन में कोई सिम आपने डाल रखी है, एक आपने डाल रखी है BSNL की, एक आपने डाल रखी है जियो की, और एक आपने कोई एयरटेल वगैरह की, मैं मान लेता हूँ, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर नाम लेना सही नहीं होता, पर मैं फिर भी आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। अगर जियो ने अपने प्लान अच्छे नहीं दिए तो वहाँ पर या तो एयरटेल या BSNL बाजी मार जाएंगी, ठीक है। BSNL वैसे सरकारी सिम कह सकते हैं, सरकारी कंपनी है BSNL, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि होड़ इन दोनों के मध्य चलती है, इसका तो बेचारी का कोई रोल ही नहीं है। चलो इसको मैं हटा देता हूँ, इसका कोई रोल नहीं है। तो अगर क्या होता है कि जियो अगर कोई अच्छा प्लान न दे तो कोई और दूसरी कंपनी उस पर बाजी मार जाएगी, है ना, ऐसा चलता है, ये काम होता है। चलिए, इसके बाद देखिए, गरीबी बेरोजगारी उन्मूलन को तो हटाना, वह आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए इसका जो तालमेल है वो होना चाहिए। आर्थिक विकास की गति इससे बढ़ेगी, गरीबी और बेरोजगारी का उन्मूलन होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप बनाने के लिए, यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की अर्थव्यवस्था की जो होड़ है, ये प्रतिस्पर्धा होती है, होड़ प्रतियोगिता, उसके अनुरूप चली जाए, क्योंकि उसके बराबर होनी चाहिए, ये उसके बराबर हो तभी इसमें प्रतिस्पर्धा में इसका पार्टिसिपेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आज की इस कक्षा में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। देखिए, आप लोग वीडियो ज़रूर देख लेते हो, आप फिर भी मेरा रोज़ का आप कहोगे सर आपका तो रोज़ का रोना यही है, रोज़ का रोना बस क्या, आप वीडियो को न तो आप लाइक करते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर सवाल पूछता हूँ लेकिन आप सवालों के जवाब भी नहीं देते। सवालों के कम से कम जवाब देना तो आपको बनेगा ना। आपको मैं कक्षा में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ से अगर आप कक्षा लगाते हो तो आप मुख्य एग्ज़ाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन करोगे, अगर आप मन से ये कक्षा लगा रहे हो, अपना 100% दे रहे हो। मैं अपना 100% दे रहा हूँ, मैं जानता हूँ, ठीक है। तो आप अपना 100% दीजिए और कक्षा को लाइक कीजिए। शेयर आप नहीं करते हो, वो भी आप शेयर करना शुरू कर दीजिए। अगर कोई इस चैनल पर नया है तो वो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।